हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का एक बहुत ही बेमिसाल शानदार गजब सा सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सब चीजों को समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और हर एक क्वेश्चन का आप खुद से आंसर करेंगे बहुत शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से। आज की क्लास बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सब चीजों को समझना, एक एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करना। जितना ज्यादा आप खुद से आंसर करेंगे क्वेश्चंस का, उतना ज्यादा ही आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे, मजेदार महसूस करेंगे। तो आज के क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि इसका आंसर क्या होगा, बढ़िया से बताएंगे आप। 8800 रुपए की धनराशि, ठीक है, गुड मॉर्निंग तो बोलना भूल ही गया। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना, ठीक है। इसमें कैसे कैसे कह रहा है, टाइमर भी आपके साथ साथ ही चलेगा और आप सब चीजों को देखते हुए मेरे साथ साथ आगे बढ़ना। ओ भाई साहब, ये क्या खुल गया, सेटिंग खुल गया। ठीक है, इसको हम अभी सेट कर लेते हैं सब चीजों को। यहाँ पर ये होने वाला है, इसको देखिए। 8800 रुपए की धनराशि 11% प्रतिवर्ष सामान्य ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो बचत राशि ज्ञात करें कि बचत राशि क्या थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है 8800 रुपए की धनराशि है इसके पास, उस पर इसने इसको निवेश किया है 11% की दर पर और 5 साल के लिए। जो भी इसको ब्याज मिला, जो भी इसको राशि मिली, धनराशि मिली, उसका इसने आधा भाग शेयर मार्केट में लगा दिया और आधा भाग अपने पास रख लिया। तो बचत हमें बताना है कि बचत क्या है। मैं इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गया हूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको यह क्लियर होनी चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम परसेंटेज होता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। रेट इनटू टाइम परसेंटेज। रेट यहां पर क्या दे रखा है 11 और टाइम क्या दे रखा है 5, तो 55% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमारे पास यहां पर पैसा था कितना, 8800 रुपए थे, जिसको हमने क्या किया, बाजार में निवेश किया और 55% का हमें ब्याज मिल गया। तो यदि 5 वर्ष बाद, तो हमें यहां पर पता चल गया अमाउंट क्या हो गया, 155% हो गया। हमें 155% का मतलब ही पता है, 155/100 हो गए। पर मुझे ये पूरा अमाउंट नहीं बताना था, मुझे इसका आधा बताना था। आधा क्या है, यदि 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल धनराशि का आधा भाग शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है तो बचत राशि ज्ञात करें कि बचत राशि क्या होगी। ये आपसे पूछा गया, इसका आंसर आपको बताना है। ये इनसे कटेगा आपस में और ये कटेगा 44 पर, तो 155 गया गुना में 44 होगा। 5 के 20, 2 कैरी, 5 के 20, 2 22, 4 और 2 6, 0 2 6, ये होता 0 2 8 6, 6820 होता 6820। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मेरी बात को आप ध्यान से समझेंगे। 8800 रुपए आपके पास थे, 11% आपके पास दर थी, टाइम आपके पास 5 साल था, सिंपल इंटरेस्ट आपका 55% हुआ, टोटल राशि आपके पास 155% हुई और आपने इसका आधा शेयर मार्केट में लगा दिया। आधा आपको बताना था तो आधा आपने निकाल लिया। कितना आया, 6820 आया। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके सामने था। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की इतनी ज्यादा संभावना है ना, मतलब हद से ज्यादा इसकी चांस है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन उसका फेवरेट है। हर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन उसने बार बार पूछा है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ये क्वेश्चन उसने बार बार पूछा है। आपको इस क्वेश्चन को समझना है, देखना है कि इसमें कैसे कैसे कह रहा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को जिनका भी आंसर आ रहा है, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलो निकाल कर देखते हैं आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखना। एक व्यक्ति छात्रावास से कॉलेज के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर जाता है और 11:30 मिनट देरी से पहुंचता है। उसकी स्पीड क्या थी, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड थी 20 किलोमीटर की और वो 11:30 मिनट की देरी से पहुंचा, 11.5।
फिर उसकी स्पीड हो गई 24 किलोमीटर की, स्पीड क्या हो गई 24 किलोमीटर की हो गई, और वो फिर 11.5 मिनट पहले पहुंचा, 11.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आप इसको काटेंगे, 4 पर कटेगा, 4 5 20, 4 6 24, तो टाइम क्या होगा, टाइम का रेशो होगा 6:5। ये वाला बंदा जो है ये 11.5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो ये प्लस का 11.5 होगा, और ये वाला बंदा 11.5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो ये माइनस का 11.5 होगा। ठीक है, आप मुझे अंतर बताइए कि इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना है। आप अंतर देखेंगे ये 1 है, आप इसमें अंतर देखेंगे 11 और 11 22, और आधा क्या होगा 23, तो 23 होगा। आप इसमें से 5 का मान निकाल लेंगे कि 5 का मान क्या होगा, 5 का मान होगा 23 गुना में 5 होगा, ये होगा 5 का मान। तो मुझे एक बात बताइए, तो मिनट है, आप इस मिनट को किसमें, पहली बात तो हम देखते हैं इसने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्टल्स एंड द कॉलेज। हॉस्टल और कॉलेज के बीच का डिस्टेंस पूछा है। आप इस मिनट को आवर्स में चेंज कर लेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। आपको पता है कि जब ये 24 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो इसको इतना समय लगेगा। 5 का मान जब हमने निकाला है तो 24 की स्पीड से तो इसको इतना ही समय लग रहा था, तो 24 की स्पीड से चलेगा तो इतना समय लगेगा, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस होगा, 23 गुना में 5 बटा में 60 होगा। आप इसको काटेंगे कितने पर कटेगा, 12 पर। आप इसको काटेंगे कितने पर कटेगा, 2 पर, और ये किसके बराबर होगा, 46 पर। 46 इज द राइट आंसर। दूरी कितनी आ गई, 46 आ गई। अगर आपसे ये सिर्फ स्पीड पूछता, ठीक है, कि उस बंदे की स्पीड कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो अपने समय पर, अपने निश्चित समय पर पहुंचे, ये क्वेश्चन ही बन सकता है। तो आपको यहां से टाइम निकालना था, इस टाइम में से आपको 11.5 माइनस कर देना था, फिर आप पहले दूरी निकालते, फिर आगे आपको टाइम पता चलता, फिर भाग करते, फिर होता। आगे बढ़ता हूं एक बार, चलिए पहले इसको फिर से समझा देता हूं। स्पीड का रेशो आपके पास है, स्पीड का रेशो क्या होगा, 20 और 24, 4 पर कटा, 4 5 20, 4 6 24। तो टाइम का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 6:5 होगा। एक बार में ये 11.5 मिनट ज्यादा ले रहा है और फिर बाद में ये 11.5 मिनट कम ले रहा है, तो अंतर कितना होगा, एक का, एक किसके बराबर, 11 11 22, 22 और आधा आधा 23, तो एक किसके बराबर, 23 के 5 किसके बराबर, मान निकाल लिया और आप गेम को खेल गए। आगे बढ़ता हूं, इसको आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेने को, हमने आरपीएफ एसआई के पेपर को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। अब पेपर का हो सकता है पैटर्न भी चेंज होने लगे, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखेंगे आपकी, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसकी भावनाओं को आप समझेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। टाइमर है आपके पास, इसको समझिए और आंसर कीजिए। इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, यहां पर ये कहना चाह रहा है, इसको हटाते हैं। यहां पर देखिए ये क्या कह रहा था, इसकी भावनाओं को पूरा हम कैप्चर करते हैं कि भैया क्या कहना चाहते हो तुम। ये कह रहा है वर्गाकार कांच के एक टुकड़े का कुल क्षेत्रफल 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि एक मेज के ऊपर लगाया गया। इसको हमने, एक वर्गाकार कांच का टुकड़ा था, इसको हमने मेज के ऊपर लगाया, मेज ये पीछे वाला है। अब ये कह रहा है मेज के किनारे और कांच के टुकड़ों के बीच की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। मेज के किनारे और कांच के टुकड़ों के बीच की जो ये गैप है, ये क्या है, 11 है। ये क्या है, 11 है, ध्यान रखना, ये क्या है, 11 है, ये सब 11 है, मतलब ठीक है, ये क्या है, 11 है। अब आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या दे रखा है, 1681 दे रखा है ना। आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे, आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या बनेगा भाई साहब, अंतिम अंक क्या होगा, 1 होगा या फिर 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 1 होता है या फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आपके पास यहां पर बच क्या रहा है, 16 बच रहा है। 16 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आ रहा है, 16 आ रहा है 4 पर ही आ रहा है, ठीक है, तो 4 लेंगे, 41 और 49 होगा। फिर यहां पर मतलब क्या कह रहा है, जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो 4 5 20 होगा। ये 16 क्या है, छोटा है, तो 41 का स्क्वायर है। ये क्या है, 41 का स्क्वायर है। आप चेक भी कर सकते हैं, 41 का आप स्क्वायर चेक करेंगे कि 41 का स्क्वायर क्या है, तो क्या बनेगा, 1681 बनेगा। सही कह रहा है, 41 का स्क्वायर होगा, मतलब 41 का स्क्वायर क्या होता है, 1641 है। फिर क्या कह रहा है, मेज की लंबाई बताइए। मुझे एक बात बताइए, 41 तो ये शीशा ही हो गया, 11 ये हो गया, 11 ये हो गया, 41 और 11 22 मतलब क्या होगा, 63 होगा। 63 इज द राइट आंसर।
ऑप्शन सी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यही इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, समझ रहे हो आप? जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप किसी के घर पे जाते हो, या अपने भी घर में हो सकता है, ठीक है, तो आपको वो डाइनिंग हॉल में बैठाते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर बैठिए, गेस्ट रूम है ये हमारा। उनका एक टेबल सजा होता है, ठीक है, टेबल के ऊपर कुछ शीशा रख रखा होता है। अगर आप अभी तक नहीं गए तो हो सकता है आगे जाना पड़े, जॉब लगेगी, शादी होगी, लोग आएंगे, आप भी जाएंगे, तब आप वहां पर नजरें घुमाना, आपको वो शीशा दिख जाएगा, ठीक है। एक सेंटर में टेबल होता है, टेबल के ऊपर एक छोटा सा शीशा होता है, आज से मतलब जो उसके चारों तरफ का गैप होता है वो वैसे ही बचा रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। शादी के नाम पे खुश बहुत हो जाते हो पाएगा ये सफर हमसे? भाई साहब जॉब वॉब ले लो यार, ये सफर बहुत कैड़ा है, बिना पैसे के कोई पूछ नहीं है, सीरियसली कह रहा हूं। जब तक आप कमाने नहीं लगेंगे नहीं पूछेगा कोई, हर कोई कहेगा अरे बस ठीक ठीक है यार, ठीक है। ना कोई पर्सनैलिटी मैटर करती है, ना कोई आपका रूप नक्शा, कुछ मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करता है आपकी इंटेलिजेंस, सिर्फ कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और आपने उस इंटेलिजेंस का यूज क्या किया है, ये भी मैटर करता है। लोग कई होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, आप उनकी बातों को सुनकर प्रभावित भी होंगे, पर आपके मन में फिर पता है क्या आएगा, जब तू कुछ ना कमा पाया तो मुझे क्या ज्ञान देगा, ठीक है। तो जिसके पास नॉलेज है और अगर उसके पास मतलब चीजें नहीं है, उसने उस नॉलेज से पाया नहीं है कुछ, तो उसकी कोई कीमत नहीं है फिर। तो इसलिए इंटेलिजेंट होना ही काफी नहीं होगा, उसका यूज करके हमें रिजल्ट भी निकालने होंगे। एक दुकानदार को अपना उत्पाद 1824 रुपए में बेचने पर 14% का लाभ होता है, वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के समान होगी, ये आपसे पूछा गया। अगर वो उसको 1824 रुपए में बेच रहा है तो उसको 14% का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ मतलब 114 हो जाएगा, और गुना में क्या होगा 100 होगा, यही होगा। फिर हमें यहां पर ये पता चल रहा है कि ये इसका क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्रय मूल्य आएगा, परंतु हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया। ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखना। वह राशि ज्ञात करें जो उत्पाद की लागत मूल्य के आधे के समान होगी, उसका आधा पूछा गया है हमसे, तो हम आधा बताएंगे। जब पूछा इतना गया है तो हम पूरा थोड़ी ना बता देंगे, ठीक है, फिर तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। एक इसको पूरे इसी से काट लेते हैं 114 से। आप अगर इसको 114 से काटते तो 8 आता, और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 आता, और यहाँ पर आता 4, और ये हम देखते हैं ये कितने पर कट रहा है, 6 पर फिर कट रहा है, 1 पर कटा फिर 6 पर कटा, तो ये 6 पर कटा 16 पर, 16 5 80, तो 800 आया, 800 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही खेल गए आप, ऑप्शन ए इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, एक फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई का, पहले टाइमर लगा देता हूं आपके लिए। एक फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई का 125% है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 605 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया कि फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी से आप बताएंगे। भाई साहब फर्श की लंबाई हमें क्या दे रखी है, चौड़ाई की 125%। चौड़ाई अगर 100 है तो लंबाई कितनी है 125 है, 25 5 125, 25 चौके 100। आगे देखो, यदि फर्श का क्षेत्रफल 605 मीटर स्क्वायर है तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग बताइए। भाई साहब मुझे यहां पर पता चल रहा था कि इनका गुणनफल क्या होगा, ये इतना, और यहां पर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, और यहां पर क्या होगा 605 होगा, यही होगा। आप इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 चौके 20, तो x का मान क्या आएगा 11/2 आएगा। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का योग बताइए। भाई साहब फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी 9 होगी, 9 x हो जाएगी, मतलब ये x ले लो ये भी x ले लो, तो ये 9x हो जाएगी। 9 इंटू 11/2 तो किसके बराबर होगा 99/2 के बराबर होगा। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49.5 के बराबर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है 49.5। ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है कि नहीं है, 49.5 होगा। ऑप्शन बी इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है।
निम्न में से कौन सी संख्या 24 से भाग होगी? 24 से विभाजित आपको संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन। चौबीस को आप करेंगे तो 24 का यहां पर क्या होगा? 8 या 24 होगा। मतलब अगर कोई संख्या 24 से भाग हो रही है तो 8 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको यहां पर सबसे पहले चेक कर लेना, 3 से चेक कर लो। 3 से चेक करना आसान है ना? 3 से चेक करना बहुत आसान रहता है कि 3 से कौन कौन सी संख्या भाग हो रही है। हम देखते हैं 3 से भाग होने के लिए क्या कंडीशन है। उनका जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। मैं इसको देखता हूं, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 10 30, ये हो रही है 3 से भाग। इसको देखते हैं, 8 और 8 16, 16 और 4 20। भाई साहब ये तो सभी 3 से हो रही है यार। तो एक काम करते हैं, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। क्या ये होंगे? नहीं, क्योंकि इकाई अंक की 7 है, नहीं होगा। क्या ये होगा? ठीक है, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, इसको भी हटा दो। इसको चेक करते हैं, क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा। फिर इसको चेक करो, 8 चौके 32, 8 8 64, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट के 3 अंक क्या हो रहे हैं? 8 से भाग हो रहे हैं। 8 चौके 32 और 8 8 64, तो ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही खेल गए आप, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या होगा? घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यदि 49√3 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, जिसकी लंबाई घन की भुजा के बराबर और चौड़ाई इतनी दे रखी है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इसमें कैसे कह रहा है? घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यदि 49√3 एक सेंटीमीटर के विकर्ण वाले एक घन को पिघलाकर घनाभ बनाया गया है, जिसकी लंबाई घन की भुजा के बराबर और चौड़ाई 24.5 सेंटीमीटर है। मैं आपको ये बात बहुत बार समझा चुका हूं कि जो वॉल्यूम होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जो आयतन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा। आयतन हमेशा वही बना रहेगा जो है। आयतन कभी भी चेंज नहीं होगा। आयतन कभी चेंज होता ही नहीं है। घनाभ की ऊंचाई क्या होगी यदि 49√3 सेंटीमीटर के विकर्ण वाले एक घन को पिघलाया गया है? 49√3 सेंटीमीटर ये घन है। एक घन का डायगोनल क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? √3a होता है। √3 से √3 कट गया तो a का मान क्या है? 49 है। और जो इसको पिघलाया गया है, वॉल्यूम कभी चेंज होता है? नहीं होता। तो इसकी भुजा क्या हो गई? 49 हो गई। 49 इंटू 49 इंटू 49। तो घनाभ का अगर हम बात करते हैं, जिसकी लंबाई घन की भुजा, लंबाई कितनी हो गई? 49 ही हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई? 245 बटा में 10 हो गई। और भाई साहब हमें क्या बतानी? हाइट बतानी। हाइट क्या होगी ये हमें बताना था। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और ये इससे क्या? तो हाइट कितनी होगी? 9 दूनी 18, 1 कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9, 98। 98 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं और देखेंगे। एक धन राशि अंकित बाबू, क्रिस्टो और डेविड के बीच। ठीक है, जब कभी भी मैं इनके नाम पढ़ता हूं ना, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि यार तू इंडियन नाम लेता तो समझ आता, ये तूने क्या नाम लिए भाई? है अंकित बाबू, क्रिस्टो, डेविड। भाई साहब सबसे अल्टीमेट तो एक ही नाम लग रहा है इसमें। ठीक है, बाबू। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है इसमें कि भाई साहब इन्होंने इस राशि को बांटा 5 4 3 2 इसमें बांटा, और यदि क्रिस्टो को डेविड से 119 रुपए अधिक मिले, क्रिस्टो को डेविड से अंतर कितना है? एक का 119 रुपए। एक किसके बराबर? 119 के बराबर मिले, तो बाबू को कितने रुपए मिले? बाबू को नहीं बुला पा रहा। बाबू को मिले 4। 4 का मान क्या होगा? 119 गुना में 4, 9 चौके 36, 3 कैरी, 4 और 3 7 और 4 476। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। समझे? सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर।
एक बुक्स में 97 नोटबुकों का औसत 9.7 किलोग्राम है। बक्से में एक नई नोटबुक रख देने पर औसत 9.8 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का भार ज्ञात करें कि नई नोटबुक का भार क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक बक्से में 97 नोटबुकों का औसत भार 9.7 किलोग्राम है। बक्से में एक नई नोटबुक रख देने पर औसत 9.8 किलोग्राम हो जाता है। नई नोटबुक का भार ज्ञात करें कि नई नोटबुक का भार क्या है। ये आपको पता करना था। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। आप बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसमें कुछ खास बात है नहीं, बस समझना ही समझना है। मैं क्या कह रहा हूं कि बक्स में जो बॉक्स था उसमें पहले 97 नोटबुक थी, भार कितना था 9.7 था। एक बुक और रखी तो बुक्स हो गई 98 और औसत क्या बन गया 9.8 बन गया। मुझे एक बात बताइए, औसत बढ़ कितना रहा है 0.1 बढ़ रहा है ना, 0.1 बढ़ रहा है। पहले औसत था कितना 9.7 था। अगर ये जो किताब नहीं रखी ये उतने ही वजन की होती तो औसत भी 9.7 ही रह जाता। पर अब क्या हो गया, अब एक बुक और रख दी तो 98 हो गई बुक और सबका वजन 0.1 बढ़ गया तो 9.8 किलोग्राम बढ़ गया। सबका वजन 0.1 बढ़ गया तो औसत वजन 9.8 किलोग्राम बढ़ गया। अगर औसत वजन 9.8 किलोग्राम मतलब टोटल बढ़ गया तो उस बुक का वजन था कितना 7 7 14 और 1 15 9 दूनी 18 और 1 19 19.5 था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ये कैसा क्वेश्चन है, जैसे आपको समझना है कि एक नोटबुक पहले सबका पहले औसत वेट था 9.7 केजी, अब भी औसत वजन क्या है 9.7 केजी ही है। पर एक बुक को जैसे ही हमने वहां पर रखा तो औसत बढ़कर क्या हो गया 0.1 केजी बढ़ गया। कितनी बुक्स का 98 बुक्स का, क्योंकि एक 97 पहले थी एक नहीं आई तो 98 हो गई। तो भाई साहब औसत मतलब इतना वजन इन्होंने बांटा है, 9.8 किलोग्राम का वजन को इन्होंने सब में बांटा है। तो इस बुक का वजन था कितना 19.5 किलोग्राम था। इसको देखेंगे, दिख रहा है भाई सभी, मैं थोड़ा लिख देता हूं इसके ऊपर। मार्टिन अपनी आय का 13% दृष्टिबाधिता के लिए, मार्टिन अपनी आय का 13%, ठीक है, जो मतलब देख नहीं पाते विजुअल इम्पेयर्ड है, दृष्टिबाधिता के लिए खर्च करता है। 12% अनाथालय, 12% क्या कह रहा है अनाथालय पर, और आय का 14% शारीरिक रूप से अक्षम, अक्षम कहूं या असक्षम कहूं, शारीरिक रूप जिनका जो नहीं काम कर पाते और अक्षम असक्षम लोगों के लिए, और आय का 16% चिकित्सक सहायता के लिए, मतलब मेडिकल हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए देता है। यदि उसकी आय में बचत, उसकी आय का बचत कितना है 20,025 है, आय का बचत कितना है 20,025 है, ठीक है 20,025 है। तो दृष्टिबाधितों के लिए संस्था को दान की गई राशि ज्ञात करें कि कितनी राशि थी। आपको सबसे पहले इसका जोड़ पता होना चाहिए, किसने खर्च कितना कर दिया, 6 और 4 10 और 3 15 एक कैरी, ठीक है 1 2 3 4 55% तो इसने खर्च ही कर दिया। बचा कितना 45%, ये 45% किसके बराबर होगा 20,025 के बराबर होगा। अब यहां पर दृष्टिबाधितों के लिए कह रहा है ये, तो इसने कितना दिया था दृष्टिबाधितों के लिए, विजुअली इंपेयर्ड के लिए 13% दिया था। तो 13% का मुझे मान बताना था। 20,025 बटा में 45 गुना में क्या होगा 13 होगा। अब आप इसको काटेंगे, कितने पर काट सकते हैं आप इसको 5 पर काट लीजिए, 5 चौके 20, 0 0 5 5 25 और 9 5 45। आप इसको काटेंगे 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 9 5 45 और आप गुना करेंगे 13 से। आप जैसे इसको 13 से गुना करेंगे 5 तिया 15 एक कैरी, 4 तिया 12 और एक 13 एक कैरी, 4 तिया 12 और एक 13, 5 4 4 ये होगा 5 7 7 5, ठीक है मतलब 5 7 7 1 और 5 और 3 8 सॉरी 5785 5785 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5785 ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5785 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। मार्टिन अपनी आय का 13%, 5785 इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें जब परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगाता है तब दिक्कत आती है ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को लेकर मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहता हूँ पहले, ठीक है आप उसको समझना फिर इसको करना। देखिए ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है ना तो ये गुना होती है,
गुना होकर क्या बनेगी 6 बनेगी। जब कभी भी आप इनको गुना करते हैं जैसे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 तो ये जुड़ती है, तो मतलब ये 5 होगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, 64 बन रहा है ये। और अगर आप 2 की पावर 6 करते हैं तब भी 64 बन रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 64। आप इसको देखिए 2 दूनी 4 और ये क्या बन रहा है 8, 8 चौके 32 और 2 की पावर 5 भी क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये 32 होता है। मतलब ये ध्यान रखना, जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी, और जब कभी भी बेस सेम होगा और ये पावर दे रखी होगी तो पावर जुड़ेगी, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इस बात का आप गौर करना। यहां पर आप देखेंगे 24 है और इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर है तो 3 तिया 9 हो जाएगा ये। आगे बढ़ूंगा तो क्या है 24 की पावर -8 है। फिर आगे आपके साथ और बढ़ूंगा तो यहाँ पर क्या है 36 में से 8 गया तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 36 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो 28 ही बचेगा और भाग होगा 7 से, तो ये कटेगा 7 चौका 28 पर, 4 पर गया। 24 की पावर क्या है 9 है और यहाँ पर 24 की पावर क्या है 8 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी अब क्योंकि सेम बेस है, पावर के ऊपर पावर तो नहीं है पर बेस सेम है और ये गुना हो रहा है, तो ये क्या बनेगा 24 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा 24 और गुना में क्या बनेगा 4, 4 चौकी 16, एक कैरी 4 दूनी 8 और 1 9, 96 बन जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 96 इसका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा, 96 इज द राइट आंसर। इसको देखोगे मेरे हाथों में नो नो चूड़ियां है, भाई साहब जरा ठहरो सजन अभी दूरियां, भाई पेपर की दूरी है, अब भाई साहब पेपर निकाल लो फिर तुम्हारे लिए भी ये गाना गाने वाले आ जाएंगे, ठीक है। भाई साहब बड़ा शौक है यार, है ना यार, जिंदगी में प्रोग्रेस करने का, आगे बढ़ने का हर किसी को शौक होता है और होना भी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो फिर दिक्कत है भाई साहब, फिर सफलता पाने में भी दिक्कत है। उपहार के एक बक्से में 10 चूड़ियां हैं जिसमें 4 चूड़ियों का औसत भार 76 ग्राम है और बची 6 चूड़ियों का औसत भार 77 ग्राम है। कुल चूड़ियों का औसत भार ज्ञात करेंगे, कुल चूड़ियों का औसत भार क्या होगा। हमें पता है कि 76 ग्राम की 4 चूड़ियां हैं तो टोटल क्या होगा 4 चीके 24, 2 कैरी 7 चौका 28 और 2 30। हमें पता है कि 77 ग्राम की 6 चूड़ियां तो 77 गुना में 6, 7 चीका 42, 4 कैरी 7 चीका 42 और 4 46, 6 6 7, 10 चूड़ियां थी तो औसत क्या होगा 76.6 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है परम सत्य आंसर है, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। चलिए, पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए हैं। यदि बक्से में के सिक्कों का कुल मान 2842 है तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आपने बताना है। आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको मैं बताता हूं कि आपको कैसे कैसे करना था। आपके पास 1 रुपए के, आपके पास 5 रुपए के और आपके पास 10 रुपए के सिक्के हैं, यही है। और भाई साहब ये जो सिक्के हैं इनका रेशो क्या है 3, 5 और 7 है। ये हमारे पास सिक्कों का रेशो है, कॉइन्स का रेशो है, सिक्कों का कॉइन्स का। फिर हमें यहाँ पर कह रहा है कि इनका मूल्य क्या है, इनका मूल्य भी देख लो। इनका मूल्य होगा 3, ये होगा 25 और ये होगा 70, ये इनका मूल्य हुआ। अब देखो आगे कैसे कह रहा है, ठीक है। ये इनका मूल्य हो जाएगा, टोटल देखो इनका क्या है 5 और 3 8 28। आप यहाँ पर 28 को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर 98 के बराबर, 98 के बराबर तो मतलब 2842 के बराबर, यही होगा।
तो अब इसमें कह रहा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 7 है, तो 7 का मान हमें बताना है। 2842 बटा में 98 इंटू 7। आप इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 203 आ रहा है ना। तो आपके पास क्या आ रहे हैं? 203 आ रहे हैं। ऑप्शन डी है, इधर छुपा बैठा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बस एक बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है, जो ये है इसमें आपको ये चीजें खुद से समझ आनी चाहिए कि अगर हम सिक्के में मूल्य का गुना कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? टोटल मूल्य आ जाएगा। 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए, ठीक है। 5 रुपए के 5 सिक्के तो 25 रुपए, 7 रुपए के 10 सिक्के तो 70 रुपए। गुना करना क्यों है? क्योंकि यहां पर मूल्य ही दे रखा है, 2842 मूल्य ही तो है, तो इसलिए इसको गुना करना पड़ रहा है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का, दिख रहा है बाबा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आपसे पूछा गया है, मतलब आपको इसमें बस चलते रहना था। ठीक है, आप अगर इसमें चलते रहते तो बात बनती जाती, पीछे की ओर बढ़ते रहते, बस और कुछ नहीं था। आपको आराम से इस क्वेश्चन को देखना है, आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे इसमें कैसे कह रहा है, बताइए। हम्म, चलिए इसमें हम इसको बहुत ही मतलब सुरक्षाजनक तरीकों से अगर हम इसको करते हैं तो ये बहुत मतलब सरल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था नहीं। आपको बस इसमें चीजों को समझना था कैसे। 2500 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। 675 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 625 आएगा। 625 का मतलब क्या होगा? ठीक है, 625 का मतलब 25 होगा, ये आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास ये आएगा तो इसका 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 35 होगा। ठीक है, 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 35 होगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुना में 4 12। तो 1635 में से 35 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 1600। 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 40 होगा। तो 40 इज द राइट आंसर। 40 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। 40 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाह रहा है। बताइए इसका क्या आंसर होगा जल्दी से। एक आदमी अपनी यात्रा 9.5 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर से और बाकी आधी 30 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें कि यात्रा की कुल दूरी क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं तो ये क्वेश्चन पता है कौन सा है? एवरेज का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एवरेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भैया आधी दूरी मतलब बराबर गैप हो गया ना, गैप तो बराबर हो गया। जब कभी भी दूरी बराबर हो तब हमें पता था, जैसे ये दूरी यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, मतलब ये गैप बराबर है। मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक। जब कभी भी गैप बराबर हो तो क्या आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 × 20 × 30 अपॉन 50, ये हो गया। और यहाँ पर इसको, ये तो एवरेज चाल हो गई, इसको टोटल घंटे कितने लग रहे हैं? 9.5 घंटे लग रहे हैं। 9.5 घंटे का मतलब क्या है? 9 दूनी 18 और एक 19, 19 बटा में 2 होगा। आप इसको काट लीजिए, ये गया 6 पर। आप इसको काट लीजिए, ये गया 3 पर। 6 थी 18, 18 और 19 को गुना कर लीजिए। इकाई अंक देख लीजिए, 2 8 9 72, तो 2 आना चाहिए। कहाँ गड़बड़ कर दी इसमें? ठीक है भाई, आधी यात्रा 20 से बाकी आधी यात्रा की कुल दूरी बतानी थी। अच्छा, ये यहाँ पर इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पर ये होगा 2 से 2 गया, 5 चौका 20 होगा, 19 और 12 होगा। तो इकाई अंक क्या है? 8 आ रहा है, ये मैच कर रहा है। फिर भी गुना कर लीजिए, 9 दूनी 18, 38 और 9 और 1 8, 2 2, 228। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? क्रम सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखेंगे आप।
चलिए, इसका बहुत ध्यान से आंसर आपको करना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल है। सरल क्वेश्चनों में गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। वैसे एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है। यदि परिणामतः कुल वेतन में x% की हानि होती है, तब x का मान ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है। तो प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है। यदि परिणामतः कुल वेतन में x% की हानि होती है। ठीक है, और मुझे एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर थी, द नंबर ऑफ द पीपल वर्किंग इन ए फार्म इंक्रीज बाय 19% एट देयर पर कैपिटा इन सैलरी इन डिक्रीज बाय 19%। हाँ, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि उनकी भाई साहब सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हमें बताना था। आप इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते थे, या तो सक्सेसिव लगा सकते हैं आप। ठीक है, सक्सेसिव भी बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर आप सक्सेसिव नहीं लगाना चाहते, आप इसको डीपली समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। तो एक उनकी संख्या को बढ़ा रहा है, पहले अगर संख्या 100 थी तो अब 119 कर रहा है, और जो प्रति व्यक्ति वेतन है वो कम कर रहा है। अगर पहले वो 100 रुपए कमा रहे थे एक बंदा, तो अब 19 रुपए कम कमा पा रहे हैं, मतलब 81 कमा पा रहे हैं। यही तो होगा, है ना। मतलब पहले अगर वो 100 रुपए कमा रहे थे तो अब 119 कमा रहे हैं। ठीक है, और अब अगर पहले अगर वो 100 बंदे थे तो 119 बंदे कर दिए उसने। पहले वो 100 रुपए कमा रहे थे तो 81 रुपीज कमा रहे हैं। ये होगा, आप इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 10,000 होगा। पहले ये 10,000 रुपए का खर्चा था, या फिर मैं कहूँ कि कुल वेतन 10,000 का जा रहा था, तो अब कितने का जा रहा है, 9 1 1 8 9 72 7 कैरी। ठीक है, 8 और 7 7 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 8 और 1 9, ये जा रहा है 9 8 6 9, इतने का जा रहा है। वेतन कितना कम जा रहा है, क्या मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल बताया जा सकता है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3। रुक जाओ, 5 और 3, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कुछ, थोड़ा सा 9 3 6 9 ऐसा होगा, 9 6 3 9 1, यहाँ पर होगा 6, 9 में से 3 गया 6, तो 361 गुना में 100 बटा में 10,000, काटा पीटी करेंगे तो 3.61%। ऑप्शन कौन सा सही? अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपल कर लीजिए, कोई ज़्यादा चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही गंदा सा हो गया है, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे मत कि सक्सेसिव लगाइए, सीधा सक्सेसिव सीधा लगेगा। 19 बड़ा 19 कम, माइनस 19 गुना में 19 बटा में 100, क्या होता है 361/100। माइनस का निशान है तो लॉस ही होगा, 3.61%। ऑप्शन बी। देखिए, अगर मैं आपको आज के सेशन के बाद, अरे भाई साहब और भी है हमारे पास, चले 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 फिर तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और भी देखूंगा। अरे भाई साहब ये तो भरा पड़ा है तेजों। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी वास्तविक मूल्य से 243 हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं आपके पास, उनको आप ध्यान से समझेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है। ये कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि, ठीक है, ये सम डबल्स इन 7, एक धनराशि 7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में क्या हो जाती है, अपने वास्तविक मूल्य से 243 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से आप देखेंगे और इसका आंसर करेंगे, क्योंकि भाई साहब ये क्वेश्चन तो आपको ही करना पड़ेगा, आप करेंगे इसका।
चलिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लेकर आएंगे यार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, इसको आप घर से करके लेकर आना कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखनी होंगी, निरंतर आगे बढ़ना होगा। अब आपका पेपर चल ही रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, इस पेपर से आप अपने इतिहास को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। एक बार मेहनत करके पेपर निकाल दीजिए, जिंदगी बहुत शानदार होगी, आप अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।